सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 4 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पृष्ठ पे खबर आती है अमेरिका के लगाए गए शुल्कों को लेकर। ट्रम्प ने भारत पर 27% जवाबी शुल्क लगाया, रेसिप्रोकल टैक्स टैरिफ, जो कि लंबे समय से इसको लेके हमने डिस्कशन करा भी है कि अमेरिका का अब जो नया मोटिव है वो है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन प्रोडक्शन बढ़े। लोग बाहर से डायरेक्ट सामान खरीदने की जगह खुद अपने देश में उत्पादित करें। उद्योगपति, कारोबारी अब बाहर से कोई भी सामान इंपोर्ट करेगा तो उसे ऑटोमेटिकली 27% का एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी, तो वो सामान अपने आप महंगा हो जाएगा। उसी की तुलना में अगर वही सामान घरेलू बाज़ार में बन रहा होगा तो उसकी कीमत आयात करने वाले सामान से कम रहेगी, तो उसका सेल बढ़ेगी और उत्पादन करने वाले को मोटिवेशन भी मिलेगा। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे अपनी संपत्ति की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही बढ़िया एथिकल पहल शुरू करी है कि अब अपनी एसेट डिस्क्लोजर न्यायाधीशों को करने चाहिए और शुरुआत इसकी सुप्रीम कोर्ट से होगी, बाद में अन्य न्यायालयों तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते चलते हैं संपादकीय की ओर। पारदर्शिता के लिए अगला है टकराव की राह, फिर है नशे की गिरफ्त में युवा। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उपायों में पारदर्शिता को एक सबसे अहम कड़ी माना जाता रहा है। यही वजह है कि संस्थानिक स्तर पर उच्च पदों पर नियुक्त लोगों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने को लेकर अक्सर आवाज़ उठती रही है। इस क्रम में न्यायाधीशों से भी उनकी संपत्ति का खुलासा करने की अपेक्षा की जाती है, मगर इस मामले पर उठे सवाल के बावजूद कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बन पाई जिसमें न्यायाधीशों के लिए अपनी जायदाद की जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य हो। ये अलग अलग अदालतों में कुछ जज अपनी संपत्ति की घोषणा करते रहे हैं, लेकिन ऐसी पहलकदमी का महत्व सीमित ही रहा। अब मसले पर देश के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से एक अहम पहल की गई है। इसके तहत ये फैसला लिया गया है कि शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश और अन्य सभी जज अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करेंगे। हालांकि ये स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा। निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की इस पहल ने न्यायपालिक में पारदर्शिता को लेकर देश भर में वैसे तमाम लोगों का ध्यान खींचा है जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। भ्रष्टाचार देखिए व्यवस्था की एक बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान में, और ये इनिशिएटिव बहुत ही बढ़िया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश ने अपनी संपत्ति के ब्यौरों को सार्वजनिक पटल पर रखने का फैसला किया, तो इसका दूरगामी महत्व है। ये फैसला खासतौर पर इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जज के घर करोड़ों की नकदी मिलने की खबर आई थी और इसके बाद जजों की आय और संपत्ति को लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं। दरअसल सूचना का अधिकार कानून लागू होने और कुछ न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई थी कि जजों की संपत्ति को लेकर भी पारदर्शिता क्यों नहीं सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसी क्रम में वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय के जजों ने नियमित रूप से अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने का संकल्प लिया था, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। लेकिन अब ये पहल हो चुकी है, तो देखते हैं आने वाले समय में क्या पॉजिटिव आउटकम रहने वाले हैं। फिलहाल ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि न्यायपालिका पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रही है, पारदर्शिता को अपना रही है। अगला है टकराव की राह, ये अमेरिका की शुल्क नीति को लेकर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत सहित दुनिया के कई देशों पर शुल्क युद्ध में घसीट लिया है। उन्होंने जवाबी शुल्क की घोषणा, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ, जवाबी शुल्क की घोषणा कर एक तरह से टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। अमेरिका की ओर से भारी शुल्क थोपे जाने से स्वाभाविक रूप से अब विश्व में व्यापारिक परिदृश्य बदलेगी और इससे व्यापार युद्ध की आशंका सच साबित हो सकती है। ट्रेड वॉर जिसे हम कहते हैं, हालांकि मैं आपको बताऊं ऐसे कुछ भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी अमेरिका लीड कर रहा है ग्लोबल ट्रेड अपने आप में, तो बाकी देश अपने आप ही एडजस्ट करने को तैयार हो चुके हैं। अगर भारत पर इसका प्रभाव पड़ा तो अमेरिका भी दूसरे देशों के जवाबी शुल्क से नहीं बच सकेगा। दरअसल राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत में अमेरिका के सामान पर लगने वाली आर्थिक अधिक शुल्क का सवाल बार बार उठाते रहे हैं। उन्होंने विवाद का मुद्दा भी बनाया है। देखिए यूरोपियन मार्केट तो अपने आप झुक ही जाएगा। कारण ये है कि यूरोपियन मार्केट वैसे ही रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से डिसरप्ट हो चुका है।
अब आप बोलेंगे सर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है तो इससे यूरोप से क्या मतलब है पूरा। देखिए युद्ध होता है ना तो आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है, कॉर्डन ऑफ करा जाता है ना, आवागमन रोका जाता है, कम करा जाता है। इसी के चलते जब यूरोप में खाने की किल्लत आने वाली थी तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव यूएन और टर्की ने मिलकर लिया था। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव कि खाना तो कम से कम यूरोप में पहुंचता रहे बराबर से, व्यापार तो चलता रहे। तो यूरोप वैसे ही युद्ध के कारण बहुत परेशान घूम रहा है। इसके ऊपर से वो यूएस से पंगा नहीं लेगा, यूएसए के साथ ही चलने के लिए प्रयास करेगा, कोई ना कोई मिड वे डील निकालेगा जिससे उसको भी भारी नुकसान ना हो। और एक ये भी कारण कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद यूएस इतनी जल्दी रशिया यूक्रेन वॉर को नहीं रोकेंगे क्योंकि अभी उन्होंने यूरोपियन यूनियन को कभी दबा दिया है। अब या तो टैरिफ पे झुक जाओ तो वॉर ख़त्म करा देंगे, वरना वॉर भी झेलो टैरिफ भी झेलो। अर्थव्यवस्था यूरोप की एकदम बैठने को तैयार खड़ी है इस समय। आगे बढ़ते, नशे की गिरफ्त में युवा। अखिलेश आयुर्द साहब लिखते हैं, वैश्वीकरण के बाद कई स्तरों पर बदलाव हुए हैं। ये बदलाव देश और समाज के लिए कई मामलों में बेहतर साबित हुए हैं, लेकिन कई मामलों में इससे समाज में कई तरह की दुश्वारियां और समस्याएं बढ़ी हैं, जोखिम भी बढ़े हैं। इसकी सबसे ज़्यादा असर युवा पीढ़ी पर पड़ा है। हिंसा, आत्महत्या और यौनाचार के मामले पिछले 3 दशक में युवा वर्ग में बढ़े हैं। एक सर्वेक्षण के आंकड़े के मुताबिक देश के 75% युवा 21 साल की उम्र से पहले मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। 88% 18 साल या इससे कम उम्र के बच्चे अलग अलग तरह का नशा करते हैं। आजकल युवाओं का ना रुझान नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, सेहत को ताक पर रखकर युवा जिस तरह बुरी आदतों का शिकार हो रहा है, उससे आने वाले वक्त में देश का अधिकांश युवा नशे की गिरफ्त में आ जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। दिमागी तौर पर तनाव के हालात इस तरह इनमें पैदा हो रहे हैं कि वे अपना अच्छा बुरा भी भूल गए हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि युवाओं में अजीब तरह की नासमझी बढ़ी है। इसका असर ये हुआ है कि आत्महत्या ऐसे अत्यंत खतरनाक कदम भी उठा लेते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि बगैर किसी खास कोशिश के इन्हें आसानी से नशीले पदार्थ मिल जाते हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि स्कूल कॉलेज स्तर पर बच्चों, किशोरों और युवा युवतियों को सिगरेट, तंबाकू और गुटखा जैसे नशीले पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में नशे की कारोबार 20 लाख करोड़ रुपए हर साल होता है। इतना देखिए, इतना बड़ा कारोबार है। कहते हैं ना कि स्कूल या कॉलेजों में आए दिन ये चलन बढ़ता जा रहा है। स्कूल और कॉलेजों में भी, स्कूल में कह रहा हूँ, कॉलेज तो छोड़िए, स्कूलों में बढ़ा है। एक अनुमान के मुताबिक देश में नशे का कारोबार 20 लाख करोड़ हर साल होता है। इतना बड़ा कारोबार है नशे का। पिछले कुछ सालों में गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3,000 किलो से ज़्यादा नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई है। दिल्ली और लखनऊ 322 किलो की बरामदगी हुई। पुणे, दिल्ली, कोटा, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे विकसित हो रहे आईटी शहरों में भी बड़ी संख्या में छात्रों में नशे की लत बढ़ रही है। चुनौती है ये समाज के लिए, देश के लिए नहीं, इस चुनौती समाज के लिए है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में 20,000 से ज़्यादा बच्चे नशे के शिकार हुए हैं। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की बहुत छोटे कस्बों और छोटे शहरों में बहुत तेज़ी से साथ बढ़ी है। कस्बों और शहरों में होटल और रेस्तरां मालिक छात्रों के नशीले पदार्थ मुहैया करा रहे हैं। इनको असल में जो टर्म होता है वो कहते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। पिछले 2 दशकों में शहरों और कस्बों के अलावा गांव में भी नशीले पदार्थों की बड़े पैमाने पर खपत होने लगी है। ये एक आंकड़े के मुताबिक गुजरात, पंजाब, बिहार इत्यादि कई प्रदेशों में गांवों तक नशीले पदार्थ पहुंच चुके हैं। खपत भी बढ़ रही भारी मात्रा में। ऐसे में राज्य सरकारों को चाहिए कि पुलिस बल की संख्या बढ़ाए और नशे की कारोबारियों पर नकेल कसे। अध्ययन से पता चलता है कि नशीले पदार्थों के कारोबार में पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। देश में नशीले पदार्थों की प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं बहुत कम है। केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिश होनी चाहिए कि ज़रूरत के मुताबिक नशीले पदार्थों की प्रशिक्षण के लिए नई प्रयोगशालाएं खोलें। इसमें नशे के सौदागरों पर लगाम लगाने पर मिल सकती है। वैसे रोकथाम के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स एक्ट 1985 और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट 1988 लागू है। दरअसल आधुनिकता की चकाचौंध में युवा पीढ़ी कल्पना और इतिहाद का फ़र्क भूल बैठी है। कई बच्चों को घर से ही नशे की आदत पड़ जाती है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो घर वालों की लापरवाही
की वजह से गलत संगत में पड़ नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। जिन गाँव में बच्चे शराब या सिगरेट के हाथ लगाना अपराध समझते हैं, उन गाँव में शराब के ठेके खोलने की वजह से 80% बच्चे किसी न किसी नशे की गिरफ्त में देखे जा रहे हैं। सवाल है कि कैसे संकट से युवा पीढ़ी को बचाए। संस्था थिंक चेंज की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना काल के बाद देश में नशीले पदार्थों की खपत तेज़ी से बढ़ी है। नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए सरकार के अलावा आम जनता को भी आगे आना होगा। उन्हें पुलिस की मदद करनी होगी और सौदागरों की सूचना पहुंचानी होगी। बिल्कुल, समाज को, पुलिस को, प्रशासन को साथ मिलकर कार्य करना जरूरी है। आगे देखते हैं आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों को लेकर। ट्रंप की शुल्क घोषणा से सूचकांक 22 अंक टूटा। भारत भारत में बाजार में और विश्व बाजार में ऐसी खबरों के आने के बाद से थोड़ी बहुत उथल पुथल तो होना स्वाभाविक होती ही है। और इसके अलावा मुंबई में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बेरेक फॉन्ट के साथ बैठक करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।